दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आज हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसको क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था और इसके कार्य क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन के क्या क्या कार्य है। ठीक है, दोनों चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को एक बार समझ लेते हैं। दो क्वेश्चन हम करवाएंगे पेरिस शांति सम्मेलन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आप भी करा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में करा दिया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक अत्यंत विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और यूरोप की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। जिसमें लाखों लोगों की जान गई और यूरोप की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद विजय राष्ट्रों ने यह अनुभव किया, यदि उचित व्यवस्था ना की गई तो भविष्य में फिर युद्ध हो सकता है। युद्ध के बाद जो भी विजय राष्ट्र थे उसने ये अनुभव किया, उसको ऐसा लगा कि अगर उचित व्यवस्था नहीं किया गया, अगर उचित व्यवस्था सही से व्यवस्था नहीं किया गया इस चीज का, तो आने वाले समय में भविष्य में फिर से इस तरह का युद्ध हो सकता है। इसी उद्देश्य से 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी उद्देश्य से 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये डेट आप लोग याद रखेंगे 18 जनवरी 1919, ताकि एक नंबर वाला जो क्वेश्चन उसमें आप उसमें इस चीज को लिख सकें अगर क्वेश्चन आता है तो। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली ने निर्णायक भूमिका निभाई और युद्ध उत्तर का मतलब होता है युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था को एक नया ढांचा देने का प्रयास किया गया और विश्व व्यवस्था को एक नया ढांचा देने का प्रयास किया गया जब यह शांति सम्मेलन किया गया था। ठीक है, समझते हैं इसका कारण उद्देश्य क्या रहा था। ये जो पेरिस शांति सम्मेलन किया गया था उसका उद्देश्य क्या रहा था, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे जहां पर आपको पेरिस शांति सम्मेलन के स्वरूप के बारे में पता चलेगा और उसका विफलता के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जब पेरिस शांति सम्मेलन किया गया, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसलिए इसका विफलता इसको कहा जाता है। पहला जो इसका उद्देश्य था वो था विश्व में स्थायी शांति की स्थापना, विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करना। सम्मेलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करना था। सम्मेलन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी शांति का स्थापना करना। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, इसलिए भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए आपसी सहयोग, समझौते और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। किसी भी समस्या के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए, इस तरह के युद्ध को रोकने के लिए आपसी सहयोग का, समझौते का, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का विशेष बल दिया गया। इन सभी चीजों पर विशेष बल दिया गया। दूसरा जो इसका उद्देश्य था शांति सम्मेलन का, पेरिस शांति सम्मेलन का, वो था युद्ध के लिए उत्तरदायी राष्ट्रों को दंडित करना। जो भी युद्ध के लिए उत्तरदायी राष्ट्र थे उसको दंडित करना। ठीक है, तो युद्ध के लिए कौन से राष्ट्र जिम्मेदार थे? जर्मनी था पहला। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध के लिए जिम्मेदार राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी को दंडित किया जाए। विशेष करके जर्मनी के द्वारा ये युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, इसलिए इसको दंडित करने का उद्देश्य रखा गया था। इसके पीछे यह भावना थी कि दोषी राष्ट्रों को कठोर दंड देकर भविष्य में आक्रामक नीतियों से रोका जा सके। इसका यह उद्देश्य था, इसका यह भावना था कि इसको अगर दोषी राष्ट्रों को कठोर दंड दिया जाएगा तो भविष्य में आक्रामक नीतियों से रोका जा सके, आक्रामक नीतियों जो अपनाते हैं उसको रोका जा सकेगा। इस उद्देश्य से जर्मनी पर आर्थिक, सैनिक और क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाए गए। इसी उद्देश्य को मानते हुए जर्मनी पर आर्थिक, सैनिक और क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाए गए कि उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया कि कितने क्षेत्र तक आपका अधिकार रहेगा। जो भी क्षेत्र उसने अधिकृत किया था, मतलब जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, उसको हटाया गया। सैनिकों पर कब्जा किया गया, मतलब सैनिकों पर प्रतिबंध लगाया गया, हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया और जर्मनी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। लगभग 33 अरब डॉलर, कहा जाता है कि 33 अरब डॉलर का इसके ऊपर क्षतिपूर्ति थोपा गया था कि क्षतिपूर्ति आपको देना पड़ेगा युद्ध का, जर्मनी से कहा गया था। और ये सब कब हुआ था? तो इसी पेरिस शांति सम्मेलन में कहा गया था। तीसरा जो इसका उद्देश्य था वो था यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन। यूरोप के मानचित्र का फिर से पुनर्गठन, मतलब यूरोप को जैसे जैसे कर दिया गया था, जो भी जर्मनी के द्वारा जगहों पर कब्जा किया गया था, स्थानों पर कब्जा किया गया था, उसको फिर से एक राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन किया गया। युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऑस्ट्रो हंगरियन, ओटोमन और रूसी साम्राज्यों के विघटन से अनेक क्षेत्र अनिश्चित स्थिति में आ गए थे। सम्मेलन का उद्देश्य इन क्षेत्रों का पुनर्विन्यास कर एक स्थिर और संतुलित यूरोप का निर्माण करना था। और यह जो सम्मेलन किया गया था, जो भी राज्य का तहस नहस कर दिया गया था इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के दौरान, उसको फिर से संतुलित करने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य यही था। चौथा इसका उद्देश्य था राष्ट्रीयता के सिद्धांत को लागू करना। राष्ट्रीयता के सिद्धांत को लागू करना।
पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्र हैं, इसके द्वारा 14 सूत्र दिए गए थे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के अनुसार विभिन्न जातियों समूहों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए, आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए। मतलब जितने भी राष्ट्र हैं सभी को अपने समूहों के लिए आत्मनिर्णय मतलब खुद से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे दबी हुई राष्ट्रीयताओं को स्वतंत्रता मिलने की आशा जगी। इससे क्या है, तो दबी हुई राष्ट्रीयता जो है उसको स्वतंत्रता मिलने की आशा जगी। इस उद्देश्य से पांचवा इसका उद्देश्य वो है राष्ट्र संघ की स्थापना। इसी के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना था जो विश्व शांति की रक्षा कर सके। सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्थापना किया जाए जो विश्व शांति की रक्षा कर सके, विश्व को शांति को देखरेख कर सके। राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और युद्ध की संभावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया। क्या कहा गया कि राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और युद्ध की संभावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से संयुक्त ये जो राष्ट्र संघ इसका स्थापना किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं पेरिस शांति सम्मेलन के कार्यों को। ये जो पेरिस शांति सम्मेलन किया गया था इसके क्या क्या कार्य हैं। पहला, वर्साई की संधि का निर्माण। वर्साई की संधि का निर्माण किया गया था। सम्मेलन का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण कार्य जर्मनी के साथ वर्साई की संधि करना था। ये जो सम्मेलन किया गया था वो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि करने में सबसे ज्यादा ये चर्चित और महत्वपूर्ण काम था। इस संधि के अंतर्गत जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था तथा उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई। ये जो वर्साई का संधि है इसके तहत ही इसके जो जर्मनी इसके ऊपर युद्ध का क्षतिपूर्ति लगाया गया था। साथ ही उसकी सेना की संख्या सीमित कर दी गई। साथ में इसकी सेना की संख्या भी सीमित कर दी कि इतनी सेना आप रख सकते हैं। उसके कई महत्वपूर्ण क्षेत्र उससे छीन लिए गए जो इसने जीते थे। जर्मनी ने जितने क्षेत्र जीते थे या फिर इसके क्षेत्र उसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छीन लिया गया। तो वर्साई की संधि में यह सब काम किया गया था। ठीक है। दूसरा जो इसका कार्य था शांति सम्मेलन का वो था अन्य शांति संधियों का संपादन। अन्य शांति संधियों का संपादन। पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि अन्य पराजित राष्ट्रों के साथ भी संधियां की गई। जो भी पराजित राष्ट्र थे, एक है जो विजय राष्ट्र है जिसके द्वारा ये सब संधियां की जाए उसके द्वारा ये सब संधियां की जा रही है। लेकिन जो पराजित राष्ट्र है उसके साथ भी संधियां की गई। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानन संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली संधि और तुर्की के साथ सेवरेस संधि की गई। इन सारे जो विजय राष्ट्र थे, जो पराजित राष्ट्र थे, इनके साथ भी कई सारे संधि की गई। इस संधियों ने यूरोप और पश्चिमी एशिया की राजनीतिक सीमाओं को नया रूप दिया। और ये सब जो संधि की गई इसने यूरोप और पश्चिमी एशिया की राजनीति को सीमाओं को नया रूप दिया। आगे देख लेते हैं इसके कार्य को। इसका तीसरा जो कार्य शांति सम्मेलन का वो है नए राष्ट्रों का गठन करना। नए राष्ट्रों का गठन। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। कई सारे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया। ठीक है। जैसे देशों का गठन राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। इससे कई जातीय समूहों को स्वतंत्रता मिली। हालांकि कुछ स्थानों पर असंतोष बना रहा। क्यों? आप देख सकते हैं कि जो युद्ध चल रहा था उस टाइम में कई सारे क्षेत्रों को बंधक बना लिया गया था, कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया गया था और अपने क्षेत्र में उसको मिला लिया गया था। तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार उन क्षेत्रों को फिर अलग करवाया गया, उनको अलग अधिकार दिया गया। ठीक है। तो नए राष्ट्रों का गठन किया गया। चौथा जिसका कार्य था वो था उपनिवेश की व्यवस्था, मंडेट प्रणाली। जर्मन और तुर्की के उपनिवेशों को सीधे विजय राष्ट्रों में बांटने का बजाय मंडेट प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। जर्मन और तुर्की के जो उपनिवेश थे, मतलब जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, को सीधे विजय राष्ट्रों में बांटने के बजाय मंडेट प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। मंडेट प्रणाली के अंतर्गत रखा गया, इसको ना बांटते हुए। इन क्षेत्रों को राष्ट्र संघ की देखरेख में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को सौंपा गया। और ये सब जो राष्ट्र थे इसको संघ के देखरेख में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के सौंपा गया ताकि उनका प्रशासन और विकास भी किया जा सके जो इनके द्वारा जीता गया था, जर्मनी और तुर्की के द्वारा जो जीता गया था। पांचवा जो इसका कार्य है वो है राष्ट्र संघ की स्थापना। सम्मेलन का एक ऐतिहासिक कार्य राष्ट्र संघ की स्थापना था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विवादों को युद्ध में बदलने से रोकना और सामूहिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करना था। यद्यपि इसकी शक्तियां सीमित थी, फिर भी यह विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। विश्व शांति के लिए पहला प्रयास था क्योंकि युद्ध के बाद इसको तुरंत बनाया गया था। तो इस तरह से इसको आपने समझ लिया। जो भी पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्य थे, जो भी इसके कार्य थे, उसको आपने समझा। एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं।
कहा जा रहा है कि इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। सम्मेलन ने नए राष्ट्रों का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राष्ट्र संघ जैसी संस्था की स्थापना की। ये जो पेरिस शांति सम्मेलन, ये सारे इसने काम किए, परंतु जर्मनी पर लगाए गए कठोर दंड और असंतोषपूर्ण संधियों के कारण यह सम्मेलन अस्थायी शांति स्थापित करने की पूर्णता सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस पर जबरदस्ती इतना सारा कर जो है क्षतिपूर्ति लगाया गया था। उनके जो देश थे उनको काट दिया गया, बांट दिया गया। यही असंतोष आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बना। और ये सब जो असंतोष है आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक बना था। तो आपने इसके निष्कर्ष को भी समझ लिया। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। पेरिस शांति सम्मेलन का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे, उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सेमेस्टर में आप अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।